हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बेटा आज लेक्चर नंबर 12 का डिस्कशन होगा। लेक्चर नंबर 12 में 4C एक्सरसाइज का डिस्कशन होगा, जिसमें कि बेटा उपसारणिक और उपसारणिक के बाद आपको सहगुणनखंड निकालना अगर आ गया तो सहगुणनखंड और उपसारणिक का ही डिस्कशन इसमें किया गया। मतलब इस एक्सरसाइज में जो भी सम्स हैं वो सभी उपसारणिक और उपसारणिक के बाद सहगुणनखंड से रिलेटेड हैं। और किसी भी एक्सरसाइज मतलब और किसी भी, बस इसी में केवल दो ही कॉन्सेप्ट हैं। एक सहगुणनखंड का अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया और किसका आ गया बेटा, उपसारणिक का कॉन्सेप्ट, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए बेटा हम लोग समझते हैं उपसारणिक और उपसारणिक के साथ साथ क्या बेटा, सहगुणनखंड। तो बेटा अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट कब करेंगे आप, समय ज़्यादा आपके पास है नहीं बेटा। स्लोली धीरे धीरे सभी नोट्स आप बनाते हुए साथ साथ चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हर एक सवाल आप करेंगे। जो भी दिक्कत होगी आप ये वीडियो में देख लेंगे, लेकिन एक बार वीडियो आप केयरफुली वॉच करें। सेकेंड टाइम तभी देखें जब आप कहीं पे किसी सवाल में दिक्कत आ रही। तो बेटा अगर हम आपके साथ पूरे YouTube में पहली बार ऐसा होने वाला है कि पूरा सिलेबस A से Z तक, मतलब पूरी एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज का प्रत्येक सवाल डिस्कशन, जो कि हर्षरूप शर्मा नाम की किताब है बेटा, यानी कि रेफरेंस में एक किताब है, हर एक किताब सॉल्व होगी। लेकिन हमने आपको बताया था रेफरेंस में एक बुक हर्षरूप शर्मा लेकर चल रहे हैं। YouTube में ऐसा पहली बार होने वाला है कि पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा बेटा आपका, फ्री ऑफ कास्ट, उसका चार्ज कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उसके पीछे जो पैसा है, पैसा बाधा ना बने। मतलब अगर आप शिक्षित होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आपके सामने पैसा बाधा ना बने। इसीलिए बेटा हम YouTube में आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहे हैं। चलिए बेटा उपसारणिक और उपसारणिक के साथ साथ बेटा माइनर का डिस्कशन करते, सहगुणनखंड का डिस्कशन करेंगे। किसका डिस्कशन करेंगे? सहगुणनखंड का। तो सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं अपने पास। एक सवाल है, ये एक क्या बेटा सवाल है, 4 2 5 6, ये अपने पास एक सवाल है। अब इसका क्या निकालना, तो सबसे पहले इसके निकालने हैं उपसारणिक। क्या निकालना है? उपसारणिक। उपसारणिक माइनर क्या निकालना है बेटा? माइनर्स निकालने, यानी उपसारणिक निकालनी। क्या निकालनी है बेटा? उपसारणिक। अब ये उपसारणिक क्या होता है, और उपसारणिक के बाद हम निकालेंगे सहगुणनखंड। सहगुणनखंड यानी इसको बोलते हैं बेटा कोफैक्टर। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। उपसारणिक निकालेंगे और उपसारणिक के साथ साथ क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, इसको लिखेंगे हम M से। किससे लिखेंगे बेटा? M से लिखेंगे, क्योंकि उपसारणिक का पहला अल्फाबेट क्या होता है? M होता है। इसलिए इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? M से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेटा ये इसका नाम क्या है? इसका नाम A1, इसका नाम क्या है बेटा? A12 है। इसका नाम क्या है? A21 है, A21 है। और इसका नाम क्या बेटा? A22 है। ठीक, अब ये A22 है। अब इनको क्या करना है आपको? A22 है, अब इसकी उपसारणिक निकालनी, यानी कि A11 की आपको उपसारणिक निकालनी। तो A11 की उपसारणिक क्या होगी? M11 होगी। पहली रो काट देंगे, पहली कॉलम काट देंगे, तो ये क्या आ गया? 6 आ गया। अब बेटा आपको M12 की उपसारणिक निकालनी है, तो M12 की उपसारणिक कैसे निकालेंगे? पहली रो, जो पहले क्या होता है बेटा, जैसे हमने आपको बताया था कुत्ते अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते, वो आपके मोहल्ले के हों, चाहे बेटा अमेरिका के हों, चाहे तो बेटा कानपुर के हों, सभी कुत्ते जो होते हैं वो द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, मतलब सभी कुत्ते अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते हैं। तो कहने का मतलब उसी प्रकार पहले रो होता है, बाद में क्या होता है बेटा? कॉलम होता है। पहले रो आएगा, बाद में क्या आएगा बेटा? कॉलम आएगा। तो उसी प्रकार बेटा जैसे कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, उसी प्रकार
पहले रो आएगा, बाद में क्या आएगा बेटा, कॉलम आएगा। तो M11 तो पहली रो यानी कि A11 का क्या हो गया, उप सारणिक हो गया। अब M12 क्या हो गया, A12 का उप सारणिक क्या हो जाएगा, पहली रो काट देंगे। आप क्या काट देंगे बेटा, पहली रो काट देंगे और दूसरी कॉलम काट देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, 5 आ जाएगा। अब बेटा क्या निकालेंगे, M21 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, M21, यानी कि दूसरी रो काट देंगे और पहली कॉलम काट देंगे। दूसरी रो और पहली कॉलम, दूसरी रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, 2 आंसर आ गया। अब M21 के बाद क्या निकालेंगे बेटा, M22 निकालेंगे। M22 कैसे निकालेंगे बेटा, दूसरी रो काटेंगे, दूसरी कॉलम काट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बेटा ये क्या हो गए, इस आव्यूह, ये क्या है बेटा, उप सारणिक और सहगुणनखंड निकालना था। क्या निकालना था बेटा, उप सारणिक और सहगुणनखंड। अरे यहाँ पे हमने आव्यूह बना दिया, आव्यूह नहीं बेटा, सारणिक की ही उप तो सारणिक निकालेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, सारणिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमने आव्यूह बना दिया था, ठीक। अब ये इस सारणिक की क्या निकल आई, तो इस सारणिक की ये उप सारणिक है, यानी कि माइनर है। क्या है बेटा, माइनर है, ठीक। अब ये तो सभी क्या है, अपने पास माइनर्स हैं। अब हमें निकालना है कोफैक्टर। बेटा आपको कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले आपको माइनर्स निकालना होगा। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आप डायरेक्ट कोफैक्टर निकालेंगे, क्योंकि बेटा जो कोफैक्टर का फार्मूला भी हम आपको लिखाएंगे वो माइनर से रिलेट करता है, यानी कि रिलेशन है उसका। माइनर से क्या बेटा, रिलेशन है। तो फार्मूला क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है CR×C इक्वल टू में होता है -1 की पावर R+C MRC, R×C, ये बेटा फार्मूला होता है। अभी बताते हैं इसमें क्या होता है। C स्टैंड फॉर कोफैक्टर, कोफैक्टर का मतलब होता है सहगुणनखंड। R फॉर रो, C फॉर यहाँ पे कॉलम है, R फॉर रो और C फॉर बेटा कॉलम है। अब हम बेटा क्या निकालेंगे, सहगुणनखंड निकालेंगे। तो C11 का मान निकालेंगे हम, किसका मान निकालेंगे, C11 का। तो C11 का मान कैसे निकालेंगे, R की जगह भी 1 रखेंगे और C की जगह भी 1 रखेंगे। और M11 का मान हमको पहले ही से पता, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, M11। अब बेटा 1 + 1 कितना हो गया, प्लस का 2, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, तो -1 का स्क्वायर होता है प्लस, और M11 का मान कितना है, 6। तो C11 का मान कितना आ जाएगा, तो C11 का मान आ जाएगा बेटा 6 × 6 आ गया। अब आपसे बोल दे C12 निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओ बेटा, C12। तो C12 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, C12 निकालने के लिए बेटा आपको M21 तो मान पहले से पता है, तो अब C12 निकालना और आसान है। -1 की पावर में क्या करना पड़ेगा, 1 + 2 और M12 करना पड़ेगा। तो बेटा 2 1 3, 2 1 3। अगर -1 की पावर अगर सम है तो +1 और विषम है तो बेटा -1। अगर सम है तो +1 और विषम है तो -1। तो माइनस की 2 1 कितना हो गया, 3, और 3 1 क्या है बेटा, विषम, तो इसलिए क्या हो जाएगा -1। और M12 की वैल्यू कितनी है, तो M12 की वैल्यू है 5, तो 5 एकम कितना आ जाएगा, -5, ठीक। C12, ये C12 की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालनी है बेटा, तो अब आपको निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब आप निकालेंगे C21 निकालेंगे। -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, रो में कॉलम को जोड़ देते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, M21 लिखेंगे बेटा। तो C21 -1, अब ये विषम हो गया, विषम का मतलब हो गया -1, और M21 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो C21 कितना आ गया, तो C21 आ गया -2 आ गया। अब क्या निकालेंगे बेटा, C22 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, C22 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा और ये M22 हो जाएगा। M22 का मान पहले ही निकाल लिया गया था, तो M22 का मान कितना है, तो M22 का मान आया बेटा 4 आया। M22 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब -1 की पावर क्या होता है बेटा, 2 2 4, सम पावर होगा तो +1, 4 एकम 4। तो C22 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। C22 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई, ठीक। आई होप आप लोगों को कोफैक्टर और सहगुणनखंड निकालना आ गया होगा बेटा। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, यानी कि माइनर निकालेंगे, और माइनर के बाद आप क्या निकालेंगे, माइनर के बाद उसके कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो आपको कोफैक्टर निकालना तो सबसे पहले आपको माइनर निकालने होंगे, और माइनर निकालना है तो माइनर आप निकाल के ही खत्म कर सकते हैं बात को। लेकिन अगर आपको कोफैक्टर निकालना है, क्योंकि बेटा ये कोफैक्टर निकालने के लिए यहाँ पे माइनर का रिलेशन होता है, यानी कि कोफैक्टर और माइनर में ये रिलेशन होता है CR×C इक्वल टू में -1 की पावर R प्लस में C MRC। R फॉर रो होता है यहाँ पे बेटा, रो क्रॉस कॉलम, ठीक।
अब बेटा ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ये क्या है, कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि उप सारणिक और सहगुणनखंड निकालने का क्या हो गया बेटा, कॉन्सेप्ट हो गया। और ये बेटा आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि बेटा बहुत ही आसान शब्दों में हमने आपको बताया। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4C। जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 है, उस सारणिक एवं सहगुणनखंड लिखिए। ठीक, पहला ही सवाल है, फर्स्ट का फर्स्ट है, क्या है बेटा इसमें दिए। अब एक सारणिक को हमने आपको बताया होगा डेल्टा बराबर लिखते हैं, किससे लिखते हैं बेटा, हर एक सारणिक को डेल्टा बराबर लिखते हैं। जैसा कि आपको हमने आव्यूह में बताया होगा कि बेटा सभी आव्यूह को कैपिटल लेटर यानी कि अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, उसी प्रकार हर एक सारणिक को डेल्टा बराबर लिखते हैं। किसके बराबर लिखते हैं बेटा, डेल्टा बराबर। तो क्या हो जाएगा ये अपने पास 2 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 2 1 हो जाएगा, 4 5, ये अपने पास सवाल है। अब इसके क्या निकालने, सारणिक। तो सारणिक के सहगुणनखंड, सारणिक की उप सारणिक निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि बेटा उप सारणिक निकालते हैं। ठीक, क्योंकि आपको सहगुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले उप सारणिक आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, M11 पता होना चाहिए, M12 पता होना चाहिए, M21 पता होना चाहिए, M22 पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, पहली रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, 5 आ गया। पहली रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो, 1 आ गया। बेटा दूसरी रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, दूसरी रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, 4 आ गया। दूसरी रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो, 2 आ गया बेटा। ठीक, ये तो उप सारणिक निकाल लिया। अब उप सारणिक के बाद आप क्या निकालेंगे, सारणिक के सहगुणनखंड, सहगुणनखंड, या सहखंड बोल देते हैं, इसमें बोले क्वेश्चन में सहखंड ज्ञात कीजिए। सहगुणनखंड बोलो या तो सहखंड बोलो, बात एक ही है बेटा। ठीक, अब क्या करेंगे, सारणिक के अब सहगुणनखंड निकालो। तो निकालना आप जानते हैं, C11 कैसे निकालेंगे। अब बेटा हम बार बार ये पूरा फार्मूला आपको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर पावर सम होगी तो +1 और विषम पावर होगी तो -1। रो को कॉलम में जोड़ेंगे, अगर सम आएगा तो +1, विषम आएगा तो -1। तो एक एक को जोड़ो तो क्या आ गया, +1 आ गया। अब M11 का मान आपको पता है, तो M11 का मान कितना है, तो M11 का मान 5 है बेटा। तो C11 का मान कितना आ गया, तो C11 का मान आ गया 5 एकम 5 आ गया। अब C12 की वैल्यू निकालो बेटा। तो C12 की वैल्यू बेटा रो और कॉलम को जोड़ो, रो और कॉलम को जोड़ने के बाद अगर आपको विषम है तो विषम कितना, 2 1 3, क्या आ गया बेटा, विषम आ गया। क्या आ गया, विषम आ गया। तो विषम आ गया तो क्या आ गया, माइनस में 1, और इसकी वैल्यू M12 की वैल्यू है 1, तो 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 1 आंसर आ गया। ठीक बेटा, अब आप क्या निकालेंगे, C21, रो को कॉलम में जोड़ो, रो को कॉलम में जोड़ने के बाद आपको कितना आ जाए बेटा, विषम आ जाए, तो विषम आ जाए तो -1, और C21 की वैल्यू कितनी है, तो C21 की वैल्यू 4 है, तो 4 एकम क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। अब प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आपको क्या निकालना बेटा, C22 निकालना। क्या निकालना, C22। अब C22 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, दूसरी रो काट देंगे, दूसरी कॉलम काट देंगे, दूसरी रो काट देंगे, दूसरी कॉलम, और 2 को जोड़ेंगे, तो 2 को जोड़ेंगे तो विषम की सम बेटा, सम हो गया। तो सम हो गया तो क्या आ गया, +1। इधर क्या हो गया, 2 हो गया, 2 एकम कितना हो गया, 2 हो गया। तो C22 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। C22 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये तो बेटा फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बेटा सेम एज इट इज सभी सवाल ऐसे हैं, इसमें फर्स्ट में 4 क्वेश्चन है। अब चारों क्वेश्चन को हम नहीं कराएंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगा अपना लंबा, क्योंकि जब आपको हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं और एक सवाल करा चुके हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा ये आप क्या करेंगे, इसके जो 3 पार्ट बचे, यानी कि इसमें जो 3 पार्ट बचे, सेकेंड, थर्ड और जो 4th पार्ट बचा, राइट साइड आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये जो 3 क्वेश्चन बचे ये आपका बेटा क्या है, HW है। ठीक है, होमवर्क है। ठीक, अब बेटा क्या करेंगे, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड का कौन सा पार्ट बेटा, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट क्या किया मैंने, एक मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, एक डिटर्मिनेंट्स है। क्या डिटर्मिनेंट्स है, तो एक डिटर्मिनेंट्स है 3 है, 1 है, -1 है, माइनस का 3 है, 2 है, 2 है, माइनस का 4 है,
माइनस का 2 है और 1 है। ये डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, ये डिटर्मिनेंट्स आपको क्या है बेटा, गिवन है। ठीक, अब इसके क्या निकालते हैं, सबसे पहले आप क्या निकालिए, उप सारणिक निकालिए। क्या निकालिए, यानी कि M11, इसमें 9 उप सारणिक निकलेंगे। M12, M21, सॉरी M13, M21, M22, M23, M33, सॉरी 31, M32, M33। कितनी उप सारणिक आएंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 उप सारणिक आएंगे। अब 9 उप सारणिक आएंगे बेटा, तो देखो अब पहली रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, पहली रो और पहली कॉलम काट दिया, पहली रो पहली कॉलम काट दिया, तो एक माइनर अपने पास प्राप्त हुआ, 2 2 माइनस का 2 और 1, ये अपने पास माइनर प्राप्त हुआ। अब इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व भी करेंगे, तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2 एकम कितना हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया 4, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 4, कितना आ गया बेटा अपने पास 6 आ गया। तो M11 की वैल्यू कितनी आ गई, तो M11 की वैल्यू आ गई 6 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है M12। M12 कैसे निकालेंगे, M12 निकालने के लिए पहली रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो, क्या बचा, ये उसकी उप सारणिक 1 माइनस 1 माइनस का 2 और 1, पहली रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो, 1 माइनस 1 माइनस 2 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, 1 1 कम 1, माइनस माइनस क्या हुआ बेटा, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2 माइनस में 2 में 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। M12 की वैल्यू कितनी आ गई, तो M12 की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 1 आ गई। अब क्या निकालना है, तो अब आपको निकालना है बेटा M13। तो M13 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहली रो काटेंगे, तीसरी कॉलम काटेंगे, पहली रो तीसरी कॉलम, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस 1 2 2 2 2, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, 2 एकम 2 2 एकम 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो M13 की वैल्यू क्या आ गई, तो 2 2 कितना हो गया बेटा 4 हो गया, 2 2 कितना हो गया बेटा 4 हो गया। तो M13 की वैल्यू कितनी आ गई, तो M13 की वैल्यू आ गई 4। अब आपको क्या निकालना है, M21। M21 दूसरी रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, दूसरी रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 3, दूसरी रो काट दो, पहली कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम माइनस का 3 2 माइनस का 4 और 1, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पे क्या आ जाए, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8 और माइनस फार्मूले का माइनस ये, तो प्लस का 8 हो गया, 8 में 3 गए तो कितना बचा बेटा 5 बचा। तो M21 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई, M21 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, अब निकालना है M22 निकालना है। क्या निकालना है बेटा M22। तो M22 कैसे निकालेंगे, दूसरी रो काटा, दूसरी कॉलम काटा, क्या बचा अपने पास 3 बचा, माइनस 1 बचा, माइनस का 4 बचा और 1 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, 3 एकम 3 और माइनस माइनस क्या हो गया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, अब माइनस फार्मूले का, तो 4 एकम क्या हो गया बेटा 4 हो गया, माइनस का 1 बचा। तो M22 की वैल्यू कितनी बाकी थी, M22 की वैल्यू आ गई बेटा माइनस में 1 आ गई। अब क्या निकालना है M23। M23 कैसे निकालेंगे, दूसरी रो तीसरी कॉलम, दूसरी रो काट दो, तीसरी कॉलम काट दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 माइनस 1, दूसरी रो तीसरी कॉलम माइनस का 3 और 2, 3 दूनी कितना हो गया 6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस फार्मूले कितना हो गया 3, 6 में 3 गया कितना बचा बेटा 3 बचा। M23 की वैल्यू कितनी आ गई, M23 की वैल्यू आ गई बेटा 3 आ गई, M23 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। अब क्या करेंगे, M23 की वैल्यू 3 आ गई, अब क्या करना है, तो अब निकालना है हमको, अब वो M23 आ गया, अब निकालेंगे M31। तीसरी रो काटो, तीसरी रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, तीसरी रो पहली कॉलम क्या बचा बेटा 3, वो भी माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, तो माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया। तो 3 दूनी कितना हो गया 6, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, तो 6 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 8 6 कितना हो गया, तो 8 6 14 हो गया, ठीक है बेटा। तो M31 की वैल्यू कितनी आ गई, M31 की वैल्यू आ गई 14 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, M32 निकालनी है। M32 कैसे निकालेंगे,
तीसरी रो कटेगा, तीसरा कॉलम कटेगा, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे क्या बचा 3 1 माइनस का 4 1 माइनस का 4 1 माइनस का 4 और 1 बेटा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का कितना होगा 4 3 कितना हो गया बेटा 7 हो गया, 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, M3 2। अब आप बेटा क्या निकालेंगे M33 निकालेंगे। M33 कैसे निकालेंगे, तीसरी रो काट दो, तीसरी कॉलम काट दो, तो यहाँ पे क्या बचा 3 1 माइनस का 3 और 2 माइनस का 3 और 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 3 एकम 3 और माइनस फार्मूले का क्या हो गया प्लस का 3, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 9 आ गया। M33 की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक, अब ये तो 9 उप सारणिक हो गई। अभी बेटा आपको क्या निकालना है, सहगुणनखंड निकालना है। सहगुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो अब आपको निकालना पड़ेगा क्या बेटा C11 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा C11 कैसे निकालेंगे, अगर बेटा रो और कॉलम को जोड़ो, अगर सम आ जाए तो +1, विषम आ जाए तो -1। तो सम आया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे +1, सम आया तो बेटा क्या लिखेंगे +1 लिखेंगे। अब M11 की वैल्यू कितनी है, तो M11 की वैल्यू है 6, तो 6 एकम कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, 6 एकम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब C12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आया विषम, 2 1 जोड़ा कितना आया बेटा विषम, विषम हो गया -1 और विषम हो गया -1। अब बेटा M12 की वैल्यू कितनी, तो M12 की वैल्यू है -1, तो -1 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया बेटा +1 आ गया। अब क्या निकालेंगे C13 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा C13। अब C13 निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 4 हो गया तो सम, और सम का मतलब हो गया +1। अब विषम होता तो -1 होता। अब बेटा C13 की वैल्यू की जगह क्या M13 की वैल्यू लिखेंगे, तो M13 की वैल्यू कितनी 4, 4 एकम क्या हो गया 4 हो गया, क्या आ गया बेटा 4 आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है बेटा C21 निकालना है। 2 1 जोड़ा विषम, अब विषम का मतलब हो गया -1, विषम का मतलब क्या हो गया बेटा -1, अब C21 हो गया। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, M21 की वैल्यू लिखेंगे 5 आ जाएगा, 5 एकम कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, माइनस का क्या आ गया अपने पास 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे अपने पास C22 वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, C22 की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि C22 की वैल्यू निकालते हैं। कहाँ गया, C22 की वैल्यू निकालने के लिए बेटा रो में कॉलम को जोड़ेंगे, तो रो में जब कॉलम को जोड़ेंगे तो बेटा 2 2 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास 4 होती है एक सम संख्या, तो सम संख्या तो क्या हो गया बेटा +1, सम संख्या तो क्या हो गया +1। और M22 की वैल्यू कितनी है, तो M22 की वैल्यू अपने पास -1, तो क्या आ जाएगा अपने पास C22 की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1 आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, C23 निकालना है। C23 कैसे निकालेंगे, तो C23 निकालने के लिए बेटा 3 1 2 को जोड़ेंगे 5, और 5 का मतलब क्या हो गया विषम, 5 का मतलब क्या हो गया विषम, और M23 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो C23 बराबर में क्या आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, अब आपको निकालना है C23 हो गया। अब आपको निकालना C31 की निकालेंगे, 3 1 कितना हो गया 4 का मतलब हो गया प्लस, और 4 का मतलब हो गया सम का मतलब हो गया +1, और M31 की वैल्यू कितनी 14 है, तो C31 बराबर में क्या आ गया बेटा अपने पास 14 आ गया। अब C32 निकालेंगे तो क्या आ गया विषम आ गया, विषम का मतलब -1 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे तो C32 की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस में 7 आ गया। अब क्या निकालेंगे बेटा C33 लास्ट, सहगुणनखंड है, यहाँ से क्या है सहगुणनखंड है। ठीक, इधर क्या है बेटा ये उपसारणिक है। अब C33 निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा अपने पास विषम का मतलब हो गया 3 3 6 मतलब सम का मतलब हो गया +1, और इसकी वैल्यू कितनी है 9, तो 9 एकम कितना हो गया 9 हो गया। बेटा जैसे 2 क्रॉस 2 कोटि का करते हैं तो उसमें 4 मेंबर होते हैं, इसमें 9 मेंबर है तो 9 ही उपसारणिक निकलेंगे और 9 ही क्या निकलेंगे बेटा सहगुणनखंड निकलेंगे। थोड़ा सवाल तो लेंथी हो जाता है, लेकिन बेटा इसमें कुछ है नहीं, बस केवल बड़ा ही है। बड़ा इसलिए क्योंकि बेटा 9 उपसारणिक निकाले और 9 सहगुणनखंड निकालने हैं, तो बेटा जब 9 सहगुणनखंड निकालने और 9 ही क्या निकालने आपको उपसारणिक निकालने, तो लेंथी तो हो ही जाएगा। तो सिंपल सा बात ये है कि आप ये करेंगे कि अब इसके जो अगले वाले क्वेश्चन है, फिर वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। इसमें कितने क्वेश्चन है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है
4 इसमें भी है बेटा, यानी कि फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और बेटा क्या फोर्थ पार्ट। जैसा कि आपको वीडियो में बेटा राइट साइड दिख रहा होगा, इसमें बेटा ये वाला क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये आपको क्या करना है बेटा HW में करना, ठीक है। इन सभी सवालों को आप मन से करेंगे और मन से करने के बाद बेटा आप देखेंगे क्या आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि 9 ही रो निकलेंगी और 9 ही उपसारणिक और 9 ही क्या निकलेंगे आपको सहगुणनखंड निकलेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये आप क्या करेंगे अपना घर पे होमवर्क करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, ये सभी सवाल बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। सबसे पहले बेटा आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसा कि आपको स्क्रीन में राइट साइड दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं आपसे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहे हैं का मान प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ के पदों में ज्ञात कीजिए। बेटा इन सवालों को हम सभी करेंगे, डिस्कशन अच्छे से करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आज के बाद आपका कंफ्यूजन दूर होगा। इन सभी सवालों को आप चुटकियों में करेंगे, ठीक, अगर आपने वीडियो एक बार देख लिया है तो, ठीक। अब बेटा आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, क्या गिवन है, मैट्रिक्स बार बार निकल रहा है, डिटर्मिनेंट्स गिवन है। डेल्टा इक्वल टू में क्या गिवन है, 1 -1 1 2 2 -2 1 -2 और बेटा 3, ये अपने पास एक डिटर्मिनेंट्स है। इसमें बोल रहे हैं का मान प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के पदों में ज्ञात करना है। तो प्रथम पंक्ति, अब इनका नामकरण आपको पता होना चाहिए, आप भी में हमने बहुत अच्छी तरह से बताया। इसका नाम क्या होगा, A11 होगा, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम A12 होगा, इसका नाम क्या होगा, A13 होगा, इसका नाम क्या होगा, A21 होगा, इसका नाम क्या होगा, A22 होगा, इसका नाम क्या होगा, A23 हो गया, इसका नाम क्या हो गया, A31 हो गया, और इसका नाम क्या हो गया बेटा, A32 हो गया, और इसका नाम क्या हो गया, A33 हो गया। नामकरण करना तो आपको आता है, यानी कि लेफ्ट ये जो क्षैतिज होती है ये रो होती है, और ऊर्ध्वाधर जो होती है वो क्या होती है बेटा, कॉलम होती है। अब इसमें बोल रहे हैं प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के, प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ के पदों में ज्ञात कीजिए। इस सारणी का जो मान है प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ के पदों में ज्ञात करना, यानी कि प्रथम पंक्ति तो ये हो गई इसके पदों में बेटा, अब प्रथम स्तंभ ये हो गया, ठीक है। ये दो रूपों में आपको सवाल का आंसर बताना है, यानी कि प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के पदों में आपको इसका आंसर देना है, ठीक बेटा। तो प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के पदों में ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं प्रथम पंक्ति के क्या, प्रथम पंक्ति के सहगुणनखंड निकालते हैं। प्रथम पंक्ति के क्या निकालेंगे बेटा, तो प्रथम पंक्ति के सहगुणनखंड निकालेंगे। अब बेटा सहगुणनखंड निकालने के लिए आपको उपसारणिक पता होना चाहिए, तो हम सबसे पहले अब बार बार उपसारणिक नहीं निकालेंगे। अब ये याद रखना, अभी हमने सवाल उपसारणिक और उपसारणिक निकालने के बाद सहगुणनखंड निकाले थे उसके, तो हमने उपसारणिक में क्या करते थे, जो उपसारणिक जिसका चाहिए होता था, A11 का चाहिए तो पहली रो काट दिए, पहली कॉलम काट दिए, एक उपसारणिक बचा, सॉल्व किया, आ गया। और बेटा उसका जो सहगुणनखंड निकालना होता था, अगर +1 आया रो और कॉलम को जोड़ने के लिए तो बेटा +1, अगर सम आया तो +1, अभी सम आया तो क्या आएगा बेटा, -1। तो अब हम उपसारणिक ना के निकाल के हम डायरेक्ट ही सहगुणनखंड निकालेंगे, और सहगुणनखंडों से कुछ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सहगुणनखंडों को C11 मतलब C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति दिख रहा है, ये है A11 A12 A13, ये सभी मेंबर के क्या निकालने हैं, सहगुणनखंड निकालने। तो सहगुणनखंड निकालना तो बहुत आसान होता है, एक और एक को जोड़ो तो सम आया, तो सम आया तो लगा दो बेटा प्लस। अब इनका उपसारणिक निकालना है, तो उपसारणिक का मतलब क्या हो गया, M11 का मतलब क्या हो गया, पहली रो काटो, पहली कॉलम काटो, क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 बचा और 3 बचा, ठीक। अब ये तो C11 आ गया। अब C11 जब आ गया तो अब क्या करेंगे,
अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 दूनी कितना हो गया 6, 2 दूनी 4, हमारे माइनस हुआ प्लस और माइनस फार्मूले का, तो फिर माइनस का 4 हो गया बेटा, कितना आ गया 2 आ गया। तो C11 की वैल्यू कितनी आ गई, तो C11 की वैल्यू आ गई 2। अब आपको क्या चाहिए, C12 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, C12 की नहीं चाहिए, हाँ C12 की ही तो चाहिए, C12। अब C12 की वैल्यू जब चाहिए हमको, तो अब बेटा ये 2 और 1 3 हो गया विषम, अब विषम हो गया तो -1, विषम हो गया तो क्या -1, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब इसका उपसारणिक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ी, पहली रो और दूसरी क्या करनी पड़ेगी बेटा, कॉलम को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। दूसरी रो पहली रो और दूसरी कॉलम, तो काटेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा बेटा अपने पास, 1 बचेगा, और माइनस का 1 बचेगा, 1 बचेगा, और क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, और क्या बचेगा बेटा 3 बचेगा, माइनस का 2 और 3 बचेगा। ठीक, पहली रो काटा, दूसरी कॉलम काटा, ये बचा। 3 एकम माइनस बाहर रखेंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, अब ध्यान समझना, 3 एकम 3 और माइनस का 2 एकम 2, और माइनस फार्मूले का तो क्या हो जाएगा प्लस का, और -3 में जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस बाहर इंतजार कर रहा है तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, C12। अब आपको क्या निकालना है, C13। अब C13 निकालेंगे तो C13 1 और 3 कितना हो गया 4, और 4 मतलब सम, तो सम मतलब प्लस लगा दिया। अब विषम होता तो माइनस लगा देते। तो बेटा अब क्या हो जाएगा, पहली रो और तीसरी कॉलम कटी तो -1 बचा, 1 बचा, 2 बचा और माइनस का 2 बचा। करा लो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और माइनस 2 एकम 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। तो C13 की वैल्यू कितनी आ गई, C13 की वैल्यू आ गई बेटा 0 आ गई। C13 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0 आ गई। अब हमें इसके भी तो प्रथम स्तंभ के पदों में तो इसका मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इनकी उपसारणी की सहगुणनखंड ही निकाल लेते हैं। तो अब इसका तो अब हमें निकालना नहीं पड़ेगा, C11 नहीं निकालना पड़ेगा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, C21 क्या, दूसरी रो काटो, क्या काट देंगे, दूसरी रो काटो पहली कॉलम काटो, दूसरी रो पहली कॉलम काटो, दूसरी रो काट दो पहली कॉलम काट दो। ठीक, दूसरी रो काट दो और पहली कॉलम काटो, ये दिख रहा है कहाँ गया, दूसरी रो पहली कॉलम काटा। पहले तो देखो 2 1 3, तो 2 1 3 का मतलब क्या हो गया, तो 2 1 3 का मतलब हो गया विषम, विषम का मतलब हो गया माइनस। ठीक, अब दूसरी रो काटा पहली कॉलम काटा तो अपने पास बचा 2, माइनस का 2, 1 और 3 बचा। 3 दूनी कितना हो गया, तो 3 दूनी हो गया 6, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 एकम 2 हो गया, कितना आ गया माइनस का 8 आ गया। C21 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। और बेटा C21 की वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए आपको, C31 की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए बेटा, C31 की। तो C31 की कैसे निकालेंगे, अब बेटा 3 1 क्या हो गया 4, और 3 1 4 क्या हो गया 4 होती सम संख्या, और सम तो बेटा प्लस, अब विषम तो क्या हो जाता माइनस। तो तीसरी रो काट दिया पहली कॉलम काट दिया, तीसरी रो पहली कॉलम, तीसरी रो बेटा पहली कॉलम काट दिया। तो जब तीसरी रो और पहली कॉलम काटा तो यहाँ पे क्या बचा, 2 2 1 2 2 1 माइनस का 2। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का कितना आ गया बेटा 6 आ गया। C31 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6। अब बेटा सारणिक का प्रथम पंक्ति के पदों में मान। अब बेटा देखो हर बार फार्मूला बदलेगा, ठीक, ये याद रखना। तो लेकिन हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, यानी कि कैसे उसको जनरेट करते हैं आप। ठीक, तो प्रथम पंक्ति बोले, प्रथम स्तंभ बोले, घबराना नहीं है। जो बोले उसके सबसे पहले आप क्या निकाल लें, सहगुणनखंड बोले। आज से बोले प्रथम पंक्ति, प्रथम पंक्ति के सहगुणनखंड निकालो। आज से बोले प्रथम स्तंभ के सहगुणनखंड निकालो। आज से बोले द्वितीय पंक्ति के सहगुणनखंड निकालो। आज से बोले तृतीय पंक्ति के सहगुणनखंड निकालो। जिसके लिए सापेक्ष बोलते, जिसके पदों में बोलते, उसके आज सबसे पहले क्या निकालेंगे, सहगुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, सहगुणनखंड। अब सहगुणनखंड निकालने के बाद अब ये प्रथम पंक्ति के सहगुणनखंड है बेटा, तो प्रथम पंक्ति के सहगुणनखंड है तो उनको लिख दो, जिसके सापेक्ष बोलते तो उनके सहगुणनखंड लिख दो, C12, और यहाँ क्या हो जाएगा C13। और जिनके आप सहगुणनखंड निकालें वो जो एलिमेंट्स हैं,
जिनके आप सैगुणन खंड निकाल रहे हैं उनको इनके बगल में गुणा के लिख दो, A11 A12 और A13, अब बीच में लगा दो बेटा प्लस, जिसके सापेक्ष या जिसके पदों में आपसे बोल दे तो सबसे पहले हमने क्या बताया, उसके सैगुणन खंड निकालो। सैगुणन खंड निकालने के बाद लिख दो, लिख दिया। लिखने के बाद आप जिसके सैगुणन खंड निकाल रहे हैं ना, उसी के आप उसी एलिमेंट्स को उसी के बगल में लिख दो। अब बगल में लिखने के बाद क्या करा दो बेटा, गुणा कराने के बाद उसको जोड़ दो। गुणा कराने के बाद क्या कर दो, जोड़ दो। अब C11 की वैल्यू आपको पता है, C11 की वैल्यू कितनी है, तो C11 की वैल्यू है 2। अब बेटा C11 की वैल्यू 2 है और A11 की वैल्यू कितनी है, तो A11 की वैल्यू है 1। C12 की वैल्यू कितनी है, तो C12 की वैल्यू है 1। और A12 की वैल्यू कितनी है, तो A12 की वैल्यू है 2। C13 की वैल्यू कितनी है, तो C13 की वैल्यू है 0। A13 की वैल्यू कितनी है, 1 है बेटा। हो गया, यही आंसर। 2 एकम 2, 2 एकम 2, वो तो 0 हो गया। 2 1 2 2 कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। तो प्रथम पंक्ति के पदों में इसका आंसर कितना हो गया, तो प्रथम पंक्ति के पदों में इसका आंसर कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। अब प्रथम पंक्ति नहीं, अब प्रथम स्तंभ के पदों में आपसे बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सारणिक का प्रथम स्तंभ के पदों में मान बराबर, पदों में मान बराबर कैसे निकालेंगे, तो प्रथम स्तंभ के पदों में मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, निकाल लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या बताया, जिसके बोले पदों में उसी के आप क्या लिख दो, सैगुणन खंड। तो प्रथम स्तंभ क्या है, C11, फिर क्या है C21, फिर क्या है C31, सॉरी हाँ ठीक है, सही है। अब हमने क्या बताया, जब सैगुणन खंड लिखेंगे तो सैगुणन खंड के बगल में आप क्या लिख देंगे, सैगुणन खंड के बगल में उसी के आप एलिमेंट्स लिख देंगे। यानी कि अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, A11, यहाँ पे क्या लिखेंगे, A21 लिखेंगे, बीच में लगाएंगे प्लस, और इधर क्या लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे आप A31 लिखेंगे, A31। अब C11 की वैल्यू कितनी है, तो C11 की वैल्यू है अपने पास, पहले ही निकाली थी हमने। क्या निकाली थी, तो C11 की वैल्यू निकाली थी 2। A11 की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। C21 की वैल्यू कितनी है, तो C21 की वैल्यू आपको दिख रही होगी बेटा, -8। और A21 की वैल्यू कितनी है, तो A21 की वैल्यू है -1 है। C31 की वैल्यू कितनी है, तो C31 की वैल्यू है -6। और A31 की वैल्यू कितनी है, तो A31 की वैल्यू है अपने पास, ये प्लस माइनस हो गया, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक। C31 की वैल्यू है 6 है ना, हाँ। और A31 की वैल्यू कितनी, 1 है। मल्टीप्लाई 2 एकम कितना हो गया बेटा, 8 एकम 8, माइनस क्या हो गया, प्लस का 8, और माइनस का 6 हो गया, 8 6 कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के पदों में इसका मान क्या हो गया बेटा, प्रथम पंक्ति में भी 4 हो गया, प्रथम स्तंभ के पदों में भी कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। कितना हो गया बेटा, 4। ठीक बेटा, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, प्रथम स्तंभ और प्रथम पंक्ति के पदों में आंसर। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, उसी के सैगुणन खंड निकालना। फार्मूला बेटा आपको हर बार बनाना होगा, उसी के सैगुणन खंड निकालो, सैगुणन खंड निकालने के बाद वही जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं से मल्टीप्लाई करा के क्या कर दो, जोड़ दो, वही आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं, डेल्टा बराबर एक डिटर्मिनेंट्स गिवन है। डिटर्मिनेंट्स क्या है, 10 13 16 11 14 17 12 15 18, 12 15 और 18 ये बेटा आपको गिवन है। अब इसमें कह रहे हैं मैं अव्यय 15 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, 15 कहीं दिख रहा है क्या, अरे भैया ये देखो 15 है, 15 दिख रहा है, तो 15 का उपसारणिक निकालो, इसका नामकरण कर दो बेटा। तो इसका नामकरण करेंगे तो इसका नामकरण क्या होगा, ये हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, C2 3 हो जाएगा। तो 3 और 1 क्या जोड़ेंगे, केवल उपसारणिक निकालना है। क्या निकालना है आपको, उपसारणिक निकालना है। उपसारणिक को M क्या निकालना है, हाँ उपसारणिक M23 निकालना है। तो बेटा दूसरी रो कट गई, तीसरी कॉलम कट गई, दूसरी रो कट गई, तीसरी कॉलम कट गई, और दूसरी रो तीसरी कॉलम कटी, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 10
16, 11 और 17। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 117 आ जाएगा। 17 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, तो अपने पास आ जाएगा 170। अब 16 का मल्टीप्लाई 11 में कराएंगे तो 16 का मल्टीप्लाई जब 11 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 176 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 176 हो जाएगा। ठीक, अब 176 और 170 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 606, 7 7 14 की 4 हासिल लगे, 1 2 1 3, 1 हासिल और 1 ये 2 और 1 3, 346 हो जाएगा। M23 की वैल्यू कितनी आ गई, तो M23 की वैल्यू आ गई बेटा 346 आ गए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको एक डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहगुणनखंडों का प्रयोग करके, इसमें बोल ही दिए डायरेक्ट सहगुणनखंडों का प्रयोग करके। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोले थे प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ के पदों में, तब भी बेटा वही प्रोसेस करना था। अब ये इसने बोल ही दिया कि सहगुणनखंडों के पदों में ज्ञात कीजिए, का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या ज्ञात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 डेल्टा बराबर में आपको गिवन है, क्या गिवन है 1 1 1 x y और z, yz zx xy। क्या निकालना बेटा, किसके पदों में, तीसरे स्तंभ के अवयव। तो तीसरा स्तंभ ये है, तो तीसरे स्तंभ के अवयव नामकरण कर लो बेटा। तो इसका नामकरण करो, तो इसका क्या हो जाएगा A13, सॉरी हाँ A13, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा A23, इसका नाम हो जाएगा A33 हो जाएगा, A33 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालना है उप सारणी, क्या निकालना है उप सारणी, नहीं सहगुणनखंड निकालना। तो डायरेक्ट सहगुणनखंड निकालो, C13 निकालो। कैसे निकालेंगे, पहली रो काट दो, तीसरी कॉलम काट दो, पहली रो काटो, तीसरी कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 y और z। सबसे पहले देखो 3 और 1 4, 4 एक सम संख्या होती तो यहाँ पे लगाएंगे बेटा प्लस, तो क्या हो जाएगा z माइनस में y आ गया। C13 की वैल्यू कितनी आ गई, z माइनस में y आ गई। अब आपको क्या ज्ञात करना है C23। तो C23 कैसे ज्ञात करेंगे, तो C23 ज्ञात करने के लिए दूसरी रो काट दो, तीसरी कॉलम काट दो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, दूसरी रो तीसरी कॉलम 1 1 x और z बचेगा, x और z बचेगा। यहाँ पे माइनस लगा दो तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बेटा 5 एक विषम संख्या होती है, तो क्या हो जाएगा z माइनस में x मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस में z हो जाएगा। माइनस का अंदर गुणा करा दिया तो क्या हो गया बेटा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो गया बेटा माइनस। ठीक बेटा, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि वीडियो में यहाँ नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं इसको यहाँ ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का अंदर गुणा करा रहे हैं बेटा, तो माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो C23 की वैल्यू कितनी आ गई, तो C23 की वैल्यू आ गई x माइनस में z, x माइनस में क्या आ गया बेटा z आ गया। अब आपको क्या चाहिए, तो अब आपको चाहिए C33, तीसरी रो काट दो, तीसरी कॉलम काट दो, यहाँ पे क्या बचा 1 1 x और y। तो ये तो बेटा सम है तो प्लस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस में x हो जाएगा, y माइनस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये C33 है। अब क्या करना है बेटा, तीसरे स्तंभ के पदों में, तीसरे स्तंभ क्या यहाँ पे लिख देते हैं सारणिक, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं ना प्रथम पंक्ति के सगुणनखंड, सारणिक का प्रथम स्तंभ के पदों में मान। तो सारणिक का क्या तृतीय स्तंभ के पदों में मान, पदों में मान क्या करेंगे, सारणिक का तृतीय स्तंभ के पदों में मान निकालते हैं बेटा। सारणिक का तृतीय स्तंभ के पदों में मान, तो फार्मूला बनाना हमने आपको सिखाया था।
यहाँ पे क्या लिखेंगे C13 C2 सॉरी हाँ C13 लिखेंगे C13, फिर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे A13 का प्लस C23 में मल्टीप्लाई कराएंगे A23 का प्लस C33 में मल्टीप्लाई कराएंगे A33 का। सब बेटा वैल्यू आपको पता है। तो C13 की वैल्यू कितनी है? तो C13 की वैल्यू है Z माइनस में Y, Z माइनस में Y है, ठीक है। C13 की वैल्यू कितनी है? तो Y इंटू में Z है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू है X माइनस में Z है, X माइनस में क्या है? Z है। और A23 की वैल्यू तो कितनी है? तो A23 की वैल्यू है ZX है, प्लस C33 की वैल्यू कितनी? तो C33 की वैल्यू है अपने पास, कहाँ गया? C33 की वैल्यू है Y माइनस में X, और इधर कितना है? तो इधर है बेटा X इंटू में Y है, X इंटू में Y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ से कराएंगे? यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा? YZ स्क्वायर हो जाएगा, YZ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में Y स्क्वायर Z हो जाएगा, ठीक है। YZ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में Y स्क्वायर Z हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपने पास हो जाएगा प्लस में X स्क्वायर Z हो जाएगा, और इधर हो जाएगा Z स्क्वायर X हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा बेटा? तो इधर हो जाएगा XY स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा? X स्क्वायर Y हो जाएगा। X स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? Y हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे? आप X स्क्वायर वाले टर्म देखो बेटा कहाँ पे है। तो X स्क्वायर वाले टर्म कहाँ पे हैं? तो X स्क्वायर वाला टर्म एक ये है, एक X स्क्वायर वाला टर्म ये है, और कहीं तो X स्क्वायर वाला टर्म है नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखो? इस X स्क्वायर वाले टर्म को लिख लो, X स्क्वायर Z, और यहाँ पे क्या है? माइनस का X स्क्वायर Y, ये हो गया। अब बेटा X वाले टर्म में लिखो, तो X वाला टर्म क्या है? X प्लस में XY स्क्वायर है, और कहाँ है X वाला टर्म? X वाला टर्म है Z स्क्वायर X है, ये हो गया। अब बिना ZX वाले पद, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना वो एक तो आपको आता ही है। तो अब बिना X वाला, तो बिना X वाला क्या हो जाएगा? YZ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में Y स्क्वायर Z हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है? तो यहाँ से कॉमन कर लेते हैं माइनस में X स्क्वायर, तो माइनस में जब X स्क्वायर कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो Y माइनस में क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। यहाँ से कॉमन दिख रहा होगा X, क्या कॉमन दिख रहा है? X, तो यहाँ पे क्या बचा? Y स्क्वायर माइनस में Z स्क्वायर बचा। यहाँ से कॉमन कर लो माइनस में YZ, माइनस में Y और Z, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और प्लस वाला क्या हो गया? माइनस, तो क्या हो गया? Y माइनस में Z हो गया, Y माइनस में क्या हो गया बेटा? Z हो गया। अब ये एज इट इज लिखो, X स्क्वायर Y माइनस में Z एज इट इज लिखो। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a माइनस बी, Y माइनस में Z, और ये क्या है? Y माइनस में Z है। अब यहाँ से क्या है? Y माइनस Z पूरे से कॉमन कर लो, Y माइनस में Z पूरे से क्या कर लो? कॉमन कर लो। तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस का X स्क्वायर बचा, यहाँ पे प्लस का X बचा, और क्या बचा ब्रैकेट में? Y प्लस में Z बचा, और इधर में क्या बचा? Y माइनस में Z बचा, ठीक। ये Y माइनस यहाँ पे Z बचा बेटा। अब क्या करेंगे? ये माइनस का X स्क्वायर एज इट इज बना रहने दो, Y का अंदर, इसका अंदर X का गुणा करा दो, तो XY हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? XY होने के बाद अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा XZ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? XZ, और इधर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस में YZ हो जाएगा। अब ध्यान समझेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? तो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है अपने पास, यहाँ पे कॉमन कर लो, यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं माइनस का, क्या कॉमन कर लेते हैं? माइनस का X, माइनस का X, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो माइनस का X माइनस में Y हो गया। अब यहाँ से कॉमन कर लो, वो भी Z, तो यहाँ पे क्या बचेगा? X माइनस में Y, X माइनस में क्या बचा बेटा? Y। अब पूरे से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, पूरे से क्या कॉमन दिख रहा है? X माइनस Y कॉमन कर लो, X माइनस Y, और यहाँ पे क्या है? Y माइनस में Z। अब यहाँ पे बचा क्या? ये तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या क्या बचा? Z माइनस में X, Z माइनस में X।
तो बेटा इसका आंसर कितना आया, x माइनस वाई, वाई माइनस में z और z माइनस में x। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। बेटा सारणी का तृतीय स्तंभ के पदों में मान, यहाँ तक केवल हमारा काम था, लेकिन हमने कैलकुलेशन भी करा दिया। कैलकुलेशन बहुत इजी है। गुणा कराने के बाद सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर वाले टर्म में लिखेंगे 5 फिर एक्स वाले टर्म 5 लिखेंगे, फिर बिना एक्स वाले टर्म आसपास लिखेंगे, फिर बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन करेंगे, वहाँ से वाई जेड कॉमन करेंगे। बेटा वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोल दे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। बेटा पूरे से वाई माइनस जेड कॉमन कर लिया, बचा जो इसका एक्स का गुणा करा दिया, यहाँ से माइनस का एक्स कॉमन कर लिया, यहाँ से जेड कॉमन कर लिया, पूरे से एक्स माइनस वाई कॉमन कर लिया। अब बेटा एक्स वाई माइनस बाहर निकला तो यहाँ पे बचा क्या, जेड माइनस में एक्स। तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस में क्या हो गया बेटा, एक्स हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आपको दिख रहा है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सैगुणनखंड का प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मान ज्ञात कीजिए। दूसरी पंक्ति के अवयवों को के सैगुणनखंडों का प्रयोग करना बेटा। अब दूसरी पंक्ति है, अब पहले सवाल नोट कर लेते हैं। डेल्टा बराबर क्या गिवन है, तो डेल्टा बराबर आपको गिवन है 4 1 5 6 0 4 9 5 और 7। ये बेटा आपको सवाल गिवन है। अब क्या बोले, दूसरी पंक्ति के अव्यय, दूसरी पंक्ति के अव्यय, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा A12। A12 इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा A22 नाम होगा, ठीक। दूसरी रो दूसरी कॉलम, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा A32 होगा, A32 होगा। अब ये दूसरी पंक्ति के सैगुणनखंडों का प्रयोग करके इसका मान बताना है, तो बेटा हम डायरेक्ट इसमें फार्मूला आपको बता रहे हैं। दूसरी पंक्ति के आप सबसे पंक्ति बोले ना, पंक्ति बोले, तो ये तो स्तंभ के पदों में हमने कर दिया। तो आप पंक्ति के लिए क्या करेंगे, ये नहीं निकालेंगे। आप क्या करेंगे, पंक्ति के लिए आप निकालेंगे A21 निकालेंगे, फिर A22 निकालेंगे, फिर A23 निकालेंगे। ये बेटा दूसरी पंक्ति है। तो आप दूसरी पंक्ति के सबसे पहले क्या निकालेंगे, सैगुणनखंड। सैगुणनखंड क्या है, तो सैगुणनखंड आया C21 और क्या आया C22 और आया C23। अब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे क्या, A21 का, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे A22 का, और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे क्या बेटा, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे A23 का। यही बेटा आप सबसे पहले क्या करा देंगे, दूसरे पंक्ति के सैगुणनखंड निकालेंगे। बेटा 2 सवाल हम आपको बता चुके हैं, ठीक। अब आपको समझ में भी आ गया कैसे सवाल को हैंडल करना। सबसे जो थोड़ा सा कैलकुलेशन ट्रिपिकल था वो हमने सवाल बता दिया। अब बेटा दूसरी पंक्ति के कराया, अब आपसे जब दूसरी पंक्ति के कराया बेटा, तो दूसरी पंक्ति के सैगुणनखंड निकाले। सैगुणनखंड निकालने के बाद आप क्या करा दिए, मल्टीप्लाई करा दिए। मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये तो आप कर लेंगे, ये आपका HW है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करा, दूसरी पंक्ति के अवयव के सैगुणनखंड का प्रयोग कर दिए। बिल्कुल बेटा डिट्टो है, जैसे ये करेंगे वैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या बोले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी बोले दूसरी पंक्ति, किसके बेटा, दूसरी पंक्ति की बोले हैं। कैसे बोले हैं, दूसरी पंक्ति के बोले हैं, किसके बोले हैं बेटा, दूसरी पंक्ति के। दूसरी पंक्ति के सबसे पहले सैगुणनखंड निकालेंगे। सैगुणनखंड निकालने के बाद बेटा उन्हीं एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, जोड़ के बेटा लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। बेटा हमारी एक्सरसाइज जो होगी वो कंप्लीट हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 था, जो बेटा डिस्कस करने वाले कॉन्सेप्ट थे, हर एक कॉन्सेप्ट का हमने डिस्कशन कर लिया। इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से देख लेंगे, अगर आपको सैगुणनखंड और रूप सारणी निकालना आ गया, तो ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि 1 या 2 दिन में हम आपको क्या कर देंगे, 1 या 2 दिन में आपको 8 नंबर का सवाल तैयार करा देंगे। बेटा कोई भी आपको मैट्रिक्स, यानी कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो और उस मैट्रिक्स के आप क्या निकालना हो, उससे A इनवर्स निकालना हो, तो A इनवर्स निकालना हम आपको सिखा देंगे। या 3 समीकरण दिए और 3 समीकरण को आप भी विधि से हल करना हो, उसमें लिख के तो आ रहा, आप भी विधि से हल करना, लेकिन
ये पढ़ेंगे टॉपिक सारणिक में, क्योंकि बेटा आप भी विधि से हल करने में सगुणनखंड और उपसारणिक का उपयोग करते हैं। तो सगुणनखंड और उपसारणिक बेटा आपको, जैसे कि इस एक्सरसाइज आपको पता है 4C में हमने इसका डिस्कशन किया। तो बेटा ये वीडियो आप केयरफुली देखेंगे। अगर ये केयरफुली आपने देख लिया वीडियो तो बेटा आपको 8 नंबर का सवाल हम आपको 2 या 3 दिन में आपका क्या करा देंगे बेटा, पक्का करा देंगे। और प्रत्येक वर्ष 3 समीकरण देकर आप भी विधि से उसको क्या कराते हैं, हल कराते हैं, यानी x और y z का मान ज्ञात कराते हैं। बेटा वो 8 नंबर का प्रत्येक वर्ष आने वाला सवाल है। ऐसा कोई वर्ष नहीं जिस वर्ष वो सवाल ना पूछा गया और हर सेट में पूछा जाता। तो समझना है ना इसकी इंपॉर्टेंस, यानी कि आपको 8 नंबर मिलेंगे अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो आई होप आपको ये सभी समझ में आ गए। और सबसे पहले आप बेटा क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं बेटा, क्योंकि बेटा अब ये एक्सरसाइज ही खत्म हो गई तो अब इरेज करने का कोई कारण नहीं बनता। तो अब आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेटा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन हम और अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं। बेटा हमारा मोटिवेशन यही है कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें हर एक वीडियो में, जो कमी हो, जो सुधार चाहिए, या सर और थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट बताइए। जो आपको ओपिनियन देना हो, जो भी कमेंट्स करना हो, आप करिए ज़रूर। उससे हमें फीडबैक मिलेगा तो हमें उससे गूज़बम्प आएंगे और उसके साथ साथ आगे की ओर हम क्या करेंगे और अच्छा कॉन्टेंट आपको डिलीवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों के लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।